नमस्कार, मैं रानी कैनिन फाउंडेशन से और मेरे साथ हैं डॉक्टर सौरभ गोयल। डॉक्टर सौरभ गोयल इज सीनियर कंसल्टेंट रेस्पिरेटरी फ्रॉम पार्क हॉस्पिटल गुरुग्राम। So welcome doctor and thank you so much to find this time for us and being the valuable information for my viewers. So doctor, मेरा क्वेश्चन है आज किड्स के लिए जिनको छोटी एज में ही अस्थमैटिक अटैक आना शुरू हो जाता है, तो इज इट रिवर्सिबल और क्या बच्चों को इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ताकि उनको अस्थमैटिक अटैक्स जो वो कम हो जाए या रिवर्स हो जाए, तो उनको कैसे अपनी इम्यूनिटी पे काम करना चाहिए? देखिए, बच्चों में जो अस्थमैटिक अटैक होते हैं जनरली वो डिपेंड करता है कि फैमिली के अंदर कोई पेशेंट ऐसा है जिसको अस्थमा एलर्जी है या नहीं है। फिर बच्चों में जो अस्थमैटिक अटैक होते हैं वो कई और बीमारियों की तरह देखे जा सकते हैं। कई और बीमारियों में भी अटैक आ सकता है जो अस्थमा की तरह दिख सकता है, जिसके अंदर कई बार जैसे बच्चे कुछ खाते हैं, मूंगफली निकल लेते हैं, कुछ निकल लेते हैं, तो उसमें भी उस तरह का अटैक आ सकता है, वो रिपीटेड भी हो सकता है। तो सबसे पहले तो ये डिफरेंशिएट करना ज़रूरी है कि वो अस्थमा ही है या नहीं है। अगर अस्थमा नहीं है तो नेचुरली उसके अलग से बीमारी है, अलग से ट्रीटमेंट होगा। अगर हम पर्टिकुलरली अस्थमा की बात करें जो बच्चों में होता है, तो अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जो ये नहीं है कि वो इरिवर्सिबल है या रिवर्सिबल है। वो डिपेंड करता है कि कुछ लोगों में विद द एज अस्थमा की बीमारी कम होती जाती है सीवियरिटी, और एक टाइम के बाद वो ख़त्म हो जाती है। वो रिकवर कभी भी कर सकती है, चाहे एक बार हो सकता है कि बच्चों को बचपन में वो आए और वो 60 साल के बाद जाके वापस से अटैक आए, तो वो रिकवर कर सकती है। पर जनरली कुछ लोगों में, ज़्यादातर लोगों में मैं कहूँगा कि एक उम्र के बाद में वो चीज़ों की सीवियरिटी कम होती जाती है और कई लोग उसमें अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। उसमें कोई अलग से मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है या किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पर 10 से 20% लोगों में होता है कि वो बीमारी परसिस्ट करती है, जिसके लिए उन्हें रेगुलर मेडिकेशन की ज़रूरत होती है। ओके, सर जो अस्थमैटिक अटैक्स होते हैं उनके लिए कुछ प्राइमरी कंडीशंस होती हैं कि किस एज की बात हो जाके ज़्यादा ग्रो होना शुरू हो जाती है, और क्या ये हेरिडिटरी है? हाँ, ये हेरिडिटरी है। अगर आपकी फैमिली में किसी ना किसी को होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके फादर या मदर को ही हो सकता है कि आपके ब्लड रिलेटिव में आपके ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर को हो रहा हो सकता है वो आपके अंकल को हो या आपकी आंट को हो। तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी, हो सकता है कई बार ये भी होता है एक पीढ़ी छोड़ के वो हुआ हो, तो किसी में भी अगर है तो ही वो सिम्टम जनरली आते हैं। ये एक एलर्जी कंडीशन है जो जनरली हेरिडेटरी ही होती है, तो ये ज़रूर है कि हेरिडेटरी ही होनी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, बट जनरेशन स्किप हो सकता है? हाँ, जनरेशन स्किप हो सकता है। ओके, ऐसा भी नहीं है कि अगर एक सिबलिंग को है तो दूसरे सिबलिंग को भी? ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। ऐसा कंपल्शन ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें किसी को भी हो सकता है किसी को ना हो, और आपके आने वाली पीढ़ी के अंदर वो उसके लक्षण प्रतीत हो। ओके, थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर, माय नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट द इनहेलर्स, जो नॉर्मली अगर जब अस्थमैटिक अटैक्स होते हैं तो दिए जाते हैं, तो इनहेलर्स कितना बच्चों के लिए या एडल्ट्स के लिए सेफ है? और एक बहुत मिथ है कि इनहेलर्स अगर आपने लेना शुरू कर दिया तो आप एडिक्ट हो जाते हैं उसके, तो आप कितना इस बात से सेटिस्फाइड? लेकिन मैं अपनी ओपीडी के अंदर डेली प्रैक्टिस में ये चीज़ देखता हूँ कि ज़्यादातर पेशेंट आते हैं जो अवॉइड करना चाहते हैं इनहेलर्स, क्योंकि एक मिथ नेचुरली स्टिग्मा बना हुआ है कि इनहेलर्स हम लेंगे तो उसकी आदत पड़ जाएगी। उनसे हम एक सवाल पूछते हैं कि आपको अगर मान लीजिए कि बीपी है, शुगर है, तो आप दवाई लेते हैं, तो जिस चीज़ की दवाई लेनी है उसकी लेनी है, क्योंकि वो बॉडी की रिक्वायरमेंट है। दिस इज नॉट कि वो आदत है। अगर आपकी, और अस्थमा वाले पेशेंट में जनरली जो इनहेलर्स हम देते हैं वो अस्थमा में देते हैं, और दूसरी तरह की बीमारी होती है सीओपीडी। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि अस्थमा के जो पेशेंट होते हैं उनको इनहेलर्स लेना होता है एक टाइम पीरियड के लिए, सपोज 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, महीने भर के लिए। उसके बाद उनको अगले अटैक तक के लिए इनहेलर लेने की जरूरत नहीं होती है जब वो कंट्रोल हो जाते हैं। पर दूसरी तरह की जो बीमारी होती है सीओपीडी, उसमें रेगुलर इनहेलर की जरूरत पड़ती है। ये बॉडी की डिमांड है जो बॉडी को आपको देनी ही पड़ेगी। अगर आप वो नहीं दोगे तो आपकी बीमारी बढ़ती जाएगी और आपको प्रॉब्लम होगी। सबसे अच्छी बात जो इनहेलर के साथ है, जो मिथ कोई समझ नहीं पाता है, जो चीज़ें, बात ये है कि हम इनहेलर क्यों फर्स्ट प्लेस पे रखते हैं। अगर हम कोई दवाई देते हैं, देखिए हमारी बीमारी है लंग्स की, हर कोई जानता है कि फेफड़ों की बीमारी है, ठीक है। अब आपके फेफड़ों को दवाई चाहिए और किसी चीज़ को दवाई नहीं चाहिए। साइड इफेक्ट क्यों होता है? क्योंकि दवाई कहीं और जाएगी तो साइड इफेक्ट क्रिएट करेगी। इनहेलर से थ्रू हम मुंह के थ्रू सीधे फेफड़ों में दवाई पहुंचा रहे हैं, जो सबसे सुगम तरीका है और सबसे असरकारक है। इसलिए वो सबसे ज़्यादा असरकारक होता है और सबसे कम साइड इफेक्ट वाला होता है। उसी के कंपैरिजन में सेम स्ट्रेंथ की अगर हम टैबलेट बनाएं तो टैबलेट
100 गुना ज़्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि हम वो मुंह से लेंगे, फिर वो पेट में जाएगी, पेट से ब्लड में जाएगी, और ब्लड को नहीं पता कि लंग्स को ही देना है, ब्लड पूरे ऑर्गन्स में हर बॉडी को देगा, और उसके फिर साइड इफेक्ट आने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। वो ज़्यादा कंपेरेटिवली नहीं बेनिफिशियल है, इसलिए हम इनहेलर जो है प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो बेनिफिशियल भी है, साइड इफेक्ट भी कम है, और उनका असर भी बहुत जल्दी और ज़्यादा होता है। डॉक्टर, एक कॉमन सिचुएशन आती है हम लोगों के साथ कि कई बार अस्थमेटिक अटैक हो जाता है किसी को फैमिली में, और इनहेलर्स उस टाइम अवेलेबल नहीं होता है ऑन द स्पॉट, और वो सिचुएशन ऐसी होती है कि वो बहुत डेंजरस भी हो जाती है एंड सडन कॉज डेथ। तो व्हिच सॉर्ट ऑफ थिंग्स वी शुड डू इफ वी आर नॉट हैविंग द इनहेलर्स राइट विद अस? जनरली क्या होता है, देखिए अस्थमेटिक पेशेंट्स के अंदर ये, जैसे मैंने पहले बताया, एलर्जी कंडीशन है जी। तो अस्थमेटिक पेशेंट में इनहेलर एकदम से अटैक आने की संभावना तब रहती है जब आप एकदम धुएं वाले एनवायरनमेंट या ऐसी कहीं जगह पे जाते हैं जहाँ पे एलर्जन है, तो आपको एकदम से अटैक आ सकता है, वरना हो सकता है आपको थोड़ी एलर्जी पहले रही हो, ठीक है। और अस्थमेटिक पेशेंट्स के साथ ऐसा होता है कि वो नोन होते हैं, एक तो अस्थमा से कभी कोई मरता नहीं है जी, अटैक आएगा, बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगी, तो जनरली अस्थमेटिक पेशेंट का इनहेलर्स होते हैं। दूसरी बात, आप पहले से पता कर सकते हैं कि आपको अटैक आने वाला है कि नहीं। उसके लिए क्या होता है कि कुछ एक इंस्ट्रूमेंट आते हैं जिसमें आपको फूंक मारनी होती है, अगर उससे आपको पता चलता है कि आपकी लंग की कैपेसिटी कितनी चलती है, वो हम एडवाइस करते हैं रूटीनली, अगर आप डेली एक बार फूंक मारेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी लंग की कैपेसिटी थोड़ी कम हो रही है, तो अटैक आने की संभावना थोड़ी ज़्यादा है। तो एट द मोमेंट आपको पता है कि अटैक आने वाला है, तो आप पहले से उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। अगर आपके पास इनहेलर नहीं भी है तो कई बार हम इनहेलर्स के साथ कुछ मेडिकेशन भी प्रिस्क्राइब करते हैं, तो आप एट द टाइम वो मेडिकेशन ले सकते हैं अगर आपके इनहेलर्स नहीं है। ऑल्दो जैसे मैंने पहले बताया, चूंकि इनहेलर से सीधा दवाई फेफड़ों में जाएगी तो आपको जल्दी उसका असर मिलेगा बजाय कि आपकी टैबलेट्स के। बट अगर आपके पास इनहेलर्स नहीं है तो उसके रिप्लेसमेंट में उस टाइम पे आप जो है वो टैबलेट ले सकते हैं। थैंक यू सर। सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है लंग कैंसर, जो डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है, यंगस्टर्स में इवन लंग कैंसर पाया जा रहा है, तो क्या प्रिकॉशंस हमें लेनी चाहिए, किस एज पे हम लोगों को उस चीज़ को छोड़ देना चाहिए कि हम लोग लंग कैंसर से सफर ना करें? देखिए, लंग कैंसर का जो मेन कॉज है वो स्मोकिंग है जी। उसके अलावा जो कॉजेज हैं वो प्रिवेंटेबल नहीं है, जो जेनेटिक कॉजेज होते हैं, और बाकी जो दूसरे बाकी रियली कॉजेज में आते हैं कि जो फैक्ट्रीज में वर्कर्स काम कर रहे हैं वो लगातार धुएं के एक्सपोजर में आते हैं, तो उनको लंग कैंसर होने की संभावना बनी रहती है। तो जेनेटिक चीज़ के लिए तो हम कोई प्रिवेंशन ले नहीं सकते, पर सबसे बड़ा प्रिवेंटिव रोल रहता है स्मोकिंग का। अगर हम स्मोकिंग को ना करें तो हम लंग कैंसर से बच सकते हैं। दूसरा, जो वर्कर्स फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं उनके लिए फैक्ट्रीज ही जो है मास्क प्रोवाइड करती है, पर्टिकुलरली उस पॉइंट ऑफ व्यू पे कि उनको मास्क पहन के काम करना है, और रेगुलर उनका हेल्थ चेकअप जरूरी होता है उस पॉइंट से कि उनके लंग्स में क्या प्रॉब्लम आ रही है। उसके लिए हमारे पास मशीन्स होती है जिससे हम चेक कर सकते हैं कि लंग की कैपेसिटी कम तो नहीं हो रही, तो वो हमें कराना चाहिए। बाकी इसके अलावा प्रिवेंटिव मेजर्स में नेचुरली हम अपनी जो हेल्थ का ध्यान रखें, क्योंकि हम हेल्दी खाएंगे, हमारी इम्यूनिटी अच्छी होगी, तो हमें डिजीज होने की संभावना अपने आप कम होती जाएगी। और जितना ज़्यादा हो सके हम जो है किसी भी तरह का स्मोक अवॉइड करें, चाहे वो वर्क प्लेस पे हो। कई बार स्मोकिंग भी दो तरह की होती है, एक होती है एक्टिव स्मोकिंग, जब पेशेंट जो है खुद स्मोकिंग कर रहा है एक बंदा, एक होती है पैसिव स्मोकिंग। उस केसेस, ये केसेस हम उनमें देखते हैं जब एक हस्बैंड स्मोकिंग करता है पर वाइफ को कैंसर हो जाता है। कारण ये है कि हस्बैंड तो स्मोकिंग कर रहा है पर उससे जो धुआं निकल रहा है वो वाइफ रोज इनहेल कर रही है। तो पैसिव स्मोकिंग भी एक रीजन होता है जिसके कारण लंग कैंसर हो सकता है। तो अगर आपके आसपास कोई स्मोकिंग करता है, आप नहीं कर रहे, तो आपको ये भी चाहिए कि आपका फैमिली मेंबर स्मोकिंग ना करे, क्योंकि रिस्क पे केवल वो नहीं है, अगर आप उसके साथ में रह रहे हैं तो आप भी रिस्क पर हैं, तो आपको उन्हें भी छुड़ाना चाहिए ताकि लंग कैंसर की प्रोबेबिलिटी ना के बराबर रह सके। Smoking is injurious for both the who is taking that and the family around, so we must quit smoking. सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन है, जैसे अनलॉक हो गया है, अभी अनलॉकडाउन चल रहा है, तो यंगस्टर्स दे प्रेफर टू गो फॉर द एक्सरसाइज एंड एज पर द गवर्नमेंट गाइडलाइंस वी मस्ट वेयर द मास्क going out in the city. So how much you suggest we should wear the mask during the exercise or we should remove that? See, of course, mask is a very good thing to prevent the COVID. जी. But during exercise, we don't recommend to wear mask, because during exercise, everybody knows we have to take the breath at a rapid rate. So we have to inhale more of oxygen, क्योंकि हमें बॉडी को फंक्शन ज़्यादा कराना है, तो हमें बॉडी फंक्शंस के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। अब हमें अगर उस दौरान हम मास्क पहनते हैं विच इज़ ए काइंड ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन फॉर इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन बोथ, तो हम कहीं ना कहीं जो एयर हम छोड़ रहे हैं,
जो CO2 से भरपूर होती है। सेकेंड टाइम हमारी जो मात्रा ऑफ ऑक्सीजन होगी इनहेल करते टाइम वो कम हो जाएगी। जो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन वी इनहेल नेक्स्ट एपिसोड इट विल बिकम लेसर एंड लेसर इफ यू वियर द मास्क ड्यूरिंग द एक्सरसाइज। सो कोई भी एक्सरसाइज करते टाइम मास्क वियर करना जो है वो नहीं अप्रूवेबल है, वो हम अप्रूव नहीं कर सकते। आप एक मेंटेन रखिए डिस्टेंस विच इज बेटर रादर देन वियरिंग ए मास्क, या आप एक 2 मीटर का एक डिस्टेंस मेंटेन रखिए जिनके अंदर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो इट वुड बी ए प्रेफरेबल मेथड देन वियरिंग ए मास्क। Okay, so we must avoid wearing mask during the exercise. Thank you so much, doctor, to be with us today, and I would definitely want you to say some words about the things going during this COVID-19. तो कैनविन के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि दे आर डूइंग देयर कमेंडेबल जॉब। आई हर्ड अबाउट इट दैट दे डोनेट प्लाज्मा, 20 people अराउंड डोनेट प्लाज्मा टुडे like in a few days, and they are like in communication with the other authorities and the other people. They are helping the the common people at a ground level, which is very good because normal people does not know how to deal with the COVID, where to go, how to manage the things, and the Canvin is a group who is coming forward to help every kind of people who contact them. So मैं स्पेशली थैंक करना चाहूँगा मिस्टर डीपी गोयल एंड मिस्टर नवीन गोयल का, जिन्होंने जो इस चीज़ को आगे लेके जा रहे हैं, वो नई नई चीज़ें इस चीज़ में जोड़ रहे हैं। मैं भी उसका एक हिस्सा हूँ और मुझे बहुत खुशी हुई है कि मैं कैनविन ग्रुप के साथ जुड़ रहा हूँ। Thank you viewers for watching this video, and if you have a direct question आप हमें मैसेज कर सकते हैं या हमारी हेल्पलाइन नंबर 9654000098 पर कॉल भी कर सकते हैं। Thank you to be with us.